हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं, बहुत खैरियत में हैं, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और बढ़िया सिंसियरली अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन में आप लोग लगे हुए हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड ख़त्म किया था। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। काफ़ी वक्त से आप लोग भी कमेंट्स में कह रहे हैं, तो आज मैं फाइनली आपके सामने हिस्ट्री क्लास 12th उसकी तीसरी किताब और उसका दूसरा चैप्टर या फिर आपकी थीम नंबर 11 लेकर हाजिर हूँ। एंड इस चैप्टर का नाम या फिर इस थीम का नाम रहने वाला है रेबल्स एंड द राज। थीम 11 पार्ट 3 हिस्ट्री क्लास 12th रेबल्स एंड द राज। हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों को जो हमारा 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जिसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, उसके कुछ वेरियस एस्पेक्ट्स वगैरह हैं जिनको हम लोगों ने एनालाइज करना है। हम लोगों को इस पर्टिकुलर रिवोल्ट में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, जो यानी कि हमारे जो रेबल्स रहे हैं, जो अंग्रेज थे और इसके अलावा समाज के जो दूसरे तबके थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, हमने उन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को समझना है, उन पर्टिकुलर रीजंस को एनालाइज करना है जिनके कारण ये रिवोल्ट हुई और जिनके कारण ये अलग अलग तबके जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आए। किसका क्या माइंडसेट था, किसका क्या पर्सपेक्टिव था इस रिवोल्ट को लेकर, कौन क्यों इसमें शामिल हुआ और क्या वो मेजर फैक्टर्स रहे जिसके कारण ये शुरू होती है और उसके बाद में जिसके कारण ये रिवोल्ट जो है सस्टेन होती है और फिर फाइनली ये रिवोल्ट क्यों खत्म होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। एंड लास्ट में फिर हम लोग ये भी देखेंगे इस चैप्टर में कि आखिर पर्टिकुलर रिवोल्ट का हम लोगों के ऊपर, जो आने वाली पीढ़ियां रही, जो आम जनमानस था, उनके ऊपर 20th सेंचुरी में खास तौर पे जब हमारा फ्रीडम मूवमेंट खड़ा होता है, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट रहा। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। बट हम लोग इसमें याद रखिएगा, हम लोग 1857 की रिवोल्ट को ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं कि कैसे शुरू होकर फिर वो कैसे अंत की तरफ जाती है। हम लोग उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को एनालाइज करेंगे, हम लोग उसके वेरियस एस्पेक्ट्स वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या फैक्टर्स रहे जिन्होंने इस पर्टिकुलर रिवोल्ट के प्रति कंट्रीब्यूट किया था और अलग अलग जो सेक्शंस थे उनके पास जो ड्राइविंग फैक्टर था, जो एक मूविंग फोर्स था जिसके कारण वो एकदम कूद पड़े इस रिवोल्ट में और अपना सब कुछ इसमें दे दिया, उसके पीछे के मोटिवेशंस क्या थे, उसके पीछे के प्राइम रीजंस क्या थे, वो सारी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में देखनी है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 या थीम नंबर 11 रेबल्स एंड द राज फ्रॉम अवर थर्ड बुक और पार्ट 3 ऑफ क्लास 12 टेक्स्ट बुक्स। चलें शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो है द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। शुरुआत कैसे हुई, पहले तो उसी पे हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे शुरू हुआ और उसके बाद में फिर हमारा जो एनालिसिस है वो हम लोग शुरू करते हैं। तो 10 मई 1857 बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख है। 10 मई 1857 इस दिन मेरठ का जो कैंटनमेंट है, और ये आज तक इस्तेमाल में है, याद रखिएगा इस बात को, इंडियन आर्मी आज तक जो है मेरठ की जो छावनी है या कैंटनमेंट का इस्तेमाल कर रही है। उस वक्त में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नहीं, उस वक्त में जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी हुआ करती थी, ये कैंटनमेंट उसके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी की कैंटनमेंट है मेरठ में, मेरठ कैंटनमेंट 10 मई 1857। इसमें जो आपके हिंदुस्तानी सिपाही थे जिनको सिपाहीज बोला जाता था, इनके बीच में एक म्यूटिनी हो जाती है, इनके बीच में एक रिवोल्ट हो जाती है। ये लोग आपके जो अंग्रेज ऑफिसर्स थे या फिर अपनी जो कंपनी की आर्मी थी जिसकी ये लोग नौकरी कर रहे थे, जिसके प्रति लॉयल्टी की इन्होंने कस्में खाई थी, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और ये जो म्यूटिनी थी इसकी शुरुआत नेटिव इन्फेंट्री में हुई थी। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना और नेटिव का मतलब होता है जो लोग जिस जगह पे आप हो उसी जगह के जो मेन लोग हैं, जो नेटिव्स हैं, उनकी बात हो रही है। तो नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है जो इंडिया के ही लोग हैं उनकी मदद से बनाई गई आपकी पैदल सेना या उसका कोई एक पार्ट, उस पर आपकी जो पैदल सेना है उसका कोई एक पार्ट। तो ये जो नेटिव इन्फेंट्री है, इसमें 10 मई 1857 को आपकी रिवोल्ट शुरू होती है और उसके बाद धीरे रिवोल्ट बढ़ती है। बढ़ते उसी छावनी में जो आपकी कैवलरी वहां पर स्टेशन थी उसमें ये फैल जाती है। कैवलरी का मतलब क्या, जो आपकी घुड़सवार सेना होती है वो। और उसके बाद में बढ़ते जो मेरठ का शहर है ये उसको भी अपनी चपेट में ले लेती है और लोग भी जो है इसमें, सिपाहियों के अलावा लोग भी जो है सिविलियंस, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं। धीरे ये बात और फैलती है और मेरठ के बाहर जो आसपास के आपके इलाकों के गांव के लोग वगैरह थे वो भी जो है धीरे धीरे जुड़ना शुरू करते हैं और सबके सब जो है सिपाहियों को ज्वाइन कर लेते हैं और इस तरीके से ये रिवोल्ट जो है बढ़ती चली जाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक छोटी सी आग के तौर पर जो है वो शुरू हुई थी 10 मई 1857 को, जब ये म्यूटिनी नेटिव इन्फेंट्री में हुई थी। तो आप समझ सकते हो कहने के लिए कि एक छोटी सी आग जो है एक जगह लग गई। जब वो कैवलरी में फैली तो आप मान सकते हो कि वो आग थोड़ी सी और बढ़ी। जब वो मेरठ के शहर में फैली तब आप मान सकते हो कि वो आग और बढ़ी। और जब वहां आसपास के गांव के लोग भी जब इकट्ठे होने लगे और सबके सब सिपाहियों के साथ में आकर जुड़ गए, तब आप मान सकते हो कि इस आग ने धधकती हुई
पूरी आग का रूप ले लिया और जो पूरी की पूरी आपकी बिल्डिंग थी उसको लेट से चपेट में ले लिया। बिल्डिंग को चपेट में लेने का मतलब मैं मतलब एक समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगर हम लोग म्यूटिनी या आपका जो पूरा का पूरा अंग्रेज अंपायर को एक बिल्डिंग मान लें, तो ये म्यूटिनी एक छोटी सी आग के रूप में शुरू हुई थी और बढ़ते 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 उसने पूरी की पूरी बिल्डिंग को जो है चपेट में ले लिया। तो एक छोटी सी घटना के रूप में, एक छोटी सी म्यूटिनी के रूप में, एक छोटे से आप कह सकते हो सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू होती है और बढ़ते 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 पूरा मेरठ शहर कब्जे में आ जाता है, चपेट में आ जाता है और अंग्रेजों को हवा ही नहीं लगती कि वो क्या रहा है। और ये तो शुरुआत थी, इसके आगे जो होने वाला है पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया में अभी आग फैलेगी और लिटरली आप कह सकते हैं, इनफैक्ट अंग्रेजों ने कहा था कि कुछ वक्त के लिए नॉर्थ इंडिया से, हिंदुस्तान के नॉर्थ के इलाकों से ब्रिटिश अंपायर साफ हो गया था। लिटरली ब्रिटिश अंपायर साफ हो गया था। कैसे, उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपकी म्यूटिनी शुरू होती है और अब इसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करते हैं। तो अब ये जो सिपाही थे, इन्होंने जब म्यूटिनी शुरू कर दी, इन्फेंट्री में कैवेलरी के साथ में लोग और सब जब इकट्ठे हो गए, तो इन सिपाहियों ने सबसे पहले तो आपके जो आर्म्स और एमिनिशंस थे उन पे कब्जा किया, जितने भी हथियार वगैरह थे और जितना भी आपका गोला बारूद था उस पे कब्जा किया। उसके बाद में जो व्हाइट पीपल थे, जो श्वेत लोग थे, जो आपके इंग्लिशमैन थे, उनके ऊपर हमला किया और उनके जो भी बंगलो और प्रॉपर्टीज वगैरह थी उन सबको रैंसैक करके रख दिया, उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद में जो आपकी सरकारी बिल्डिंगें थी, यानी कि आपके जो रिकॉर्ड ऑफिस थे जहां पर सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का हिसाब किताब या रिकॉर्ड रखा जाता था, आपका जो जेल था, कोर्ट था, पोस्ट ऑफिस थी, ट्रेजरी थी जहां पर आपका रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करके रखा जा रहा था, हर जगह हमला किया, हर एक को डिस्ट्रॉय कर दिया, हर जगह आग लगा दी, हर एक जो बिल्डिंग है उसको नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद में उस वक्त में जो सबसे ज्यादा आपका तेजी से जो माध्यम एक से दूसरी जगह कम्युनिकेशन पहुंचाने का था वो था टेलीग्राफ। टेलीग्राफ की जो लाइनें हैं वो मेरठ से दिल्ली की तरफ डली हुई थी। इसको हम लोग कई बार हिंदी में तार भी बोलते हैं कि आपने तार कर दिया। तो तार की जो लाइनें हैं या टेलीग्राफ की जो लाइनें मेरठ से दिल्ली की तरफ डली हुई थी उन सबको उठा के आपने काट दिया। एंड दिन खत्म होते होते, ये दिन जो है जिस दिन आपने सारा काम शुरू किया 10 मई 1857, इसके शाम होते 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 पूरा जो मेरठ है लिटरली आपने साफ करके रख दिया और शाम के वक्त में आप फाइनली जो सिपाही थे वो दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं। आप अपने घोड़ों पर बैठकर दिल्ली की तरफ ये लोग सवार जो हैं वो अपना प्रोसीड करना शुरू करते हैं। अब आगे क्या होता है, सिपाही जो हैं 11 तारीख की सुबह जो है 11 मई 1857 की मॉर्निंग को दिल्ली के दरवाजों पर या फिर रेड फोर्ट के जो दिल्ली पहुंचते हैं और रेड फोर्ट के दरवाजों पर जाके जो है खड़े हो जाते हैं। यहां पर अब इस वक्त जो है आपका जो रेड फोर्ट या लाल किला जो है ये इसमें मुगल एम्परर रहा करते थे, इनका नाम था बहादुर शाह जफर। अब ये बहादुर शाह जफर का जो बेडरूम वगैरह होगा या जो भी उनकी खिड़की वगैरह होगी उसके नीचे या उसके सामने जाके खड़े हो जाते हैं और वहां पे बुलाते हैं बादशाह साहब को। जब बादशाह साहब वहां पे आते हैं खिड़की में तो उनको बताया जाता है कि मेरठ में हुआ क्या था और आखिर इन्होंने किया क्या है। तो ये पहले तो ये बताते हैं कि जितने भी हमारे इंग्लिशमैन थे, जितने भी हमारे गोरे अफसर थे, हमने सबको मार दिया है। और मारने की वजह बताते हैं, इसकी वजह इन्होंने ये बताई थी कि ये लोग हमसे बोल रहे थे कि हम लोग उन बुलेट्स वगैरह को बाइट करें अपने मुंह से जिनके ऊपर या तो गाय की या फिर आपके जो पिग्स हैं उनका फैट या उनकी चर्बी लगी हुई है। हुआ यह था कि आपकी इन लोगों को नई राइफल्स दी गई थी और उन राइफल्स में जो आपकी बुलेट्स वगैरह लग रही थी उनके ऊपर कुछ कोटिंग वगैरह थी। अब उस कोटिंग को अगर आपको निकालना है, उस बुलेट को अगर आपको लोड करना है तो उस कोटिंग को मुंह में रख के यूं काटना पड़ता था और उसके बाद में वो फटता था और फिर वो आप बुलेट जो है उसको उसमें से निकाल के अपनी राइफल में लोड करो और फिर फायर करो। इन लोगों के बीच में एक र्यूमर उठ गया था, ये अफवाह फैल गई थी कि ये जो कोटिंग है जिसको आपको यूं मुंह से काट के अलग करना पड़ रहा है, इसके ऊपर ये कोटिंग या तो गाय की चर्बी की बनी हुई है, गाय के फैट की है या फिर वो पिग्स के फैट की है। तो क्योंकि हिंदूज में जो गाय है उसको बिल्कुल खाना या फिर उसको इस तरीके से आप कंज्यूम करना या उसके किसी भी इस तरीके से कंज्यूम वगैरह करना एकदम प्रोहिबिट है और मुस्लिम्स में पिग्स वगैरह जो है उसके लिए चीज एकदम मना की गई है। तो अब अगर आपके हिंदू सोल्जर्स होंगे तो भी उनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हो रहे हैं और मुस्लिम सोल्जर्स हैं तो उनके भी जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। तो जब ये खबर फैली और उसके बाद में जब इन्होंने मना किया होगा कि हम लोग ये बुलेट्स वगैरह को ऐसे दांत से काट के अलग नहीं करेंगे, तब इनके अंग्रेज सिपाहियों ने इनके ऊपर की थोड़ी जोर जबरदस्ती करी, इनके जो अंग्रेज ऑफिसर्स हैं उन्होंने जोर जबरदस्ती करी होगी। तो पलट कर जो है हमने उठा के रिवोल्ट कर दिया और जितने भी अंग्रेज अफसर थे मेरठ में हमने सबको मार दिया। ये सारी बात इन्होंने बताई है बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर ये अपने आखिरी मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जफर टू जो भी आप बोलना चाहें ये रहे। तो इनको जाके इन्होंने सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा हम लोग कर मेरठ में आ गए। चलें जी अब आगे।
अब इसी बीच में जब ये सारी बातें चल रही थी, जब ये बहादुर शाह जफर के गेट के सामने या खिड़की के सामने खड़े होकर ये सब बता रहे थे और सारा काम चल रहा था, इसी बीच में सिपाहियों की एक दूसरी जो यूनिट है, एक जो सिपाहियों का दूसरा ग्रुप है, वो दिल्ली में एंटर करता है। और जो ऑर्डिनरी लोग थे, वो लोग दिल्ली के जो ऑर्डिनरी आम जनमानस था, आम जो लोग थे, उनको ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद में फिर वही चीज दिल्ली में होती है जो मेरठ में हो गई थी, वो ये कि यूरोपियन जितने भी थे दिल्ली में, उनको पकड़ पकड़ के जो है मारा जाता है। लार्ज नंबर में आपके यूरोपियंस जो है उनको किल कर दिया जाता है, दे आर किल्ड इन लार्ज नंबर्स। और उसके बाद में दिल्ली के जो अमीर उमराव थे, जो आपके रिच पीपल्स थे, उन पे हमले होते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उन सबको लूटा जाता है। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है, यहां पर भी 11 तारीख का दिन खत्म होते होते एक बात साफ हो जाती है कि दिल्ली अंग्रेजों के हाथों से निकल चुकी है। अब दिल्ली के ऊपर ब्रिटिश कंट्रोल खत्म हो चुका है। बहादुर शाह जफर कहने के लिए बादशाह थे, उनका वैसे भी कोई कंट्रोल दिल्ली के ऊपर था नहीं। लिटरली जो डिफैक्टो रूलर्स हो गए थे दिल्ली के, वो थे आपके अंग्रेज। और यूरोपियंस के साथ में अब ये सारी चीजें होने लगी, तो 11 तारीख की शाम होते 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 क्लियर हो गया कि दिल्ली ब्रिटिश कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, अंग्रेजों का कंट्रोल इसके ऊपर खत्म हो चुका है। और क्योंकि लगातार जो है लड़ाइयां और सारी चीजें वगैरह चल रही थी। अब आगे क्या होता है, तो सोल्जर जो थे, अब जितने अभी आपके पहले के खड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि हमारे साथ क्या हुआ और हम मेरठ में क्या कर कर आए, और उसके बाद जो दूसरा ग्रुप आपका दिल्ली में एंटर किया और जिन्होंने फिर आपके यूरोपियंस का मर्डर कर दिया, और उसके बाद में आपके जो रिच लोग थे उनको जो लूटा, वो सारी चीजें हुई हैं। वो सबके बाद में सब कर करा के अल्टीमेटली सारे जितने भी सिपाही थे वो सबके सब इकट्ठे होते हैं बहादुर शाह जफर के चारों तरफ, और इनसे डिमांड करते हैं कि भैया हमको आशीर्वाद दो, हमें अपनी ब्लेसिंग्स दो कि हम लोगों ने जो ये शुरू किया है हम लोग इसको आगे बढ़ा सके, और अब हम लोग फिरंगियों को अपने देश से निकालेंगे, अब हम लोग जो है इनके अंदर रह के काम नहीं करेंगे, सारी चीजें, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, आप हमें ब्लेसिंग्स दीजिए। अब बहादुर शाह जफर की कंडीशन ये थी कि वो चाहे तो भी मना नहीं कर सकते थे। चारों तरफ सिपाहियों से घिरे बैठे हैं, और ये सिपाही जो कर कर आ रहे हैं उससे क्लियर है कि अभी रुकने वाले तो है नहीं, इनके इरादे क्लियर कट साफ थे। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी कंडीशन में अगर बहादुर शाह जफर मना करते तो भी कोई मतलब तो था नहीं, जोर जबरदस्ती करके हाँ करवाया जाता। और अभी जब वो पकड़ पकड़ के बोल रहे हैं आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो, तो अल्टीमेटली उनको फिर मानना ही पड़ा। उन्होंने अपना ब्लेसिंग्स देने का यहां पे ये भी मतलब है कि ठीक है, मेरी आज्ञा है, आप लोग करिए, मैं इसमें आपके साथ हूं, मैं आपको इसमें अपना सपोर्ट देता हूं। आशीर्वाद का या ब्लेसिंग्स का यही मतलब नहीं है कि सदा जीते रहो और फलो फूलो सॉर्ट ऑफ ऐसी बात नहीं की गई है। यहां ब्लेसिंग्स का मतलब यह है कि आप हमें सेंशन करो, आप ये बोलो कि हम जो है, आप जो है हमारे साथ हैं इसमें और आप इसको सपोर्ट करते हैं, ऑल दैट। अब ये जब हो गया, एक बार जब बहादुर शाह जफर ने ब्लेस कर दिया, बहादुर शाह जफर ने जब अपना सपोर्ट दे दिया, तो एक तरीके से जो रिवोल्ट आपका हुआ था सिपाहियों का, इसको एक लेजिटिमेसी मिल गई, इसको एक बैकिंग मिल गई, क्योंकि अब ये रिवोल्ट जो है मुगल एम्परर के नाम पर कंटिन्यू की जा सकती है। अब ये बोला जा सकता है कि सिपाही आपके मुगल बादशाह के नाम पर लड़ रहे हैं, वो एवं ही नहीं एक मतलब हर किसी को मारते भी नहीं फिर रहे हैं, ये मुगल बादशाह के नाम पर ये पूरा का पूरा रिवोल्ट किया जा रहा है। चले जी आगे बढ़ते हैं। तो 12 और 13 तारीख की जो 12 और 13 मई जो थी 1857 को, तब तो कुछ नहीं हुआ, तब नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा जो है शांति रही। मगर एक बार जब ये खबर फैलना शुरू हुई कि दिल्ली जो है आपका अंग्रेजों के हाथ से निकल चुकी है, दिल्ली हैज फॉलन, या दिल्ली के ऊपर रेबल्स का कब्जा हो गया, जब एक बार ये खबर धीरे से फैलना शुरू हुई कि दिल्ली जो है वो रेबल्स ने जीत लिया, अंग्रेजों को निकाल दिया या मार दिया है, और बहादुर शाह जफर ने इन लोगों को सपोर्ट दे दिया, इन्होंने इस रेबेलियन को ब्लेस कर दिया, तो उसके बाद में जो इवेंट हुए एक के बाद एक आपको ऐसा लगा जैसे माइनफील्ड बिछी हो पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में, और लगातार ब्लास्ट होते चले जा रहे हो, एक के बाद एक जो है आपका, जैसे जैसे खबर आगे बढ़ती गई वैसे वैसे यही जो इवेंट्स हैं बार बार अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों में दोहराए गए। कैंटनमेंट आफ्टर कैंटनमेंट इन द गैंगेटिक वैली एंड सम ऑफ द वेस्ट ऑफ दिल्ली रोज इन म्यूटिनी। इसका मतलब यह है कि यह खबर जैसे जैसे फैली, तो उत्तर प्रदेश का जो मैक्सिमम इलाका था गैंगेटिक वैली में, बिहार का जो पोर्शन था, बंगाल के आसपास का जो इलाका था, यहां पर एक एक छावनी में जैसे जैसे ये बात पहुंच रही थी वैसे वैसे वहां के सिपाही जो हैं वो रिवोल्ट में आपकी तलवारें लेके खड़े हो जाते थे, वो रिवोल्ट का बैनर पकड़ के खड़े हो जाते थे और बोल देते थे कि अब अंग्रेजों के साथ में नहीं रहना, अब हम लोग आपके विरुद्ध में जा रहे हैं, अब आपके खिलाफ रिवोल्ट हो रहा है। तो एक के बाद एक जो है आपकी छावनी दर छावनी में लड़ाइयां, आपकी रिवोल्ट होती चली गई, और दिल्ली के वेस्ट की तरफ में भी थोड़ा बहुत इलाका जो हरियाणा का थोड़ा बहुत पोर्शन है, यहां पर भी म्यूटिनी हो गई, लगातार जो है रिवोल्ट यहां पर होती चली गई। चले जी आगे।
तो अब अगर ये जो सारी की सारी डेट्स हैं म्यूटिनीज की, अगर हम लोग इनको एक साथ इकट्ठा करेंगे, हमने अभी देखा कि जैसे जैसे ये खबर फैली कि दिल्ली अंग्रेजों के हाथ से निकल गई है और रेबल्स ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, और बहादुर शाह जफर जो हैं उन्होंने बकायदा ब्लेसिंग दे दी है अपनी इस रिवोल्ट को, या फिर उन्होंने सपोर्ट दे दिया। तो जैसे जैसे खबर फैली, एक के बाद एक कैंटनमेंट जो थी या जो छावनियां थी सैनिकों की, सैन्य छावनियों में लगातार रिवोल्ट होने लगे, और साथ साथ आपके जो लोकल लोग थे वो भी जो है रिवोल्ट में खड़े होने लगे। तो जैसे जैसे ये खबर फैल रही थी वैसे वैसे म्यूटिनी जो है बढ़ती चली जा रही थी। आप इस तरह से कह लो जैसे माइन लगा रखी हो किसी ने, और एक के बाद एक सक्सेशन में जो ब्लास्ट होते चले जा रहे हैं। तो अब अगर ये जो अलग अलग जगहों पर जो म्यूटिनीज हो रही हैं, इनकी तारीखों को अगर हम लोग एक साथ इकट्ठा करें, अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे होने वाली इन म्यूटिनीज को अगर इकट्ठा किया जाए और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाया जाए, यानी कि सबसे पहले यहां पर हुई, फिर यहां पर हुई, फिर यहां पर हुई, इस तरीके से अगर हम लोग इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाते हैं तो हमको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आती है कि हर एक जगह पर जहां जहां पर ये म्यूटिनी हुई है वहां पर एक सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलता है। एक बात समझ में आती है, लोगों के मन में गुस्सा भरा और आपने खबर फैला दी कि, या फिर ये खबर फैल गई कि दिल्ली जो है अंग्रेजों के हाथ से निकल गया है और आप जो है अंग्रेजों के खिलाफ अब लड़ना शुरू करो। तो अलग अलग जगह पर अगर लड़ाई शुरू होगी तो कुछ तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलना चाहिए। अगर आप बक्सर के इलाके में लड़ रहे हैं तो थोड़ा अलग होना चाहिए, झांसी के इलाके में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखना चाहिए, ग्वालियर में कुछ और फर्क दिखना चाहिए, कानपुर आगरा में कुछ और फर्क दिखना चाहिए। आप एक बात नोटिस करते हैं कि अगर इन सारी जगहों पे जहां पे ये म्यूटिनीज वगैरह हुई हैं, एक के बाद एक अगर आपने इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाया, सीक्वेंस में अगर आपने जमाया कि सबसे पहले कहां पे हुई है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, तो आपको एक पैटर्न समझ में आता है। आपको एक बात दिखती है कि हर वो जगह जहां पर ये रिवोल्ट हुआ है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए हैं, एक एक जो रिवोल्ट में चीजें हुई हैं, जो म्यूटिनीज या रेबेलियंस हुई हैं, उसमें एक सिमिलर पैटर्न आपको निकल कर आता है, एक ही जैसी जो चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस सवाल का जवाब अब हम लोग थोड़ा सा तलाशने की कोशिश आगे करेंगे, मगर इतना क्लियर है कि म्यूटिनी में एक सिमिलर पैटर्न आपको हर जगह देखने के लिए मिल रहा था। सिपाही जनरली करते क्या थे, सिपाहियों का एक्शन जो भी म्यूटिनी का है वो शुरू कैसे होता था, हर जगह यही चीज हो रही थी कि या तो आप शाम को एक इवनिंग गन जो है उसको फायर करते थे, ये नॉर्मल जो दूसरी गन्स हुआ करती थी उसकी अपेक्षा इवनिंग गन की जो आवाज है वो अलग होती थी, ये सिग्नल्स वगैरह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो या तो आप इवनिंग का गन जो है उसको दिन में या जब भी आपने म्यूटिनी शुरू करनी है उसको फायर कर दिया, या फिर आपने कोई बिगुल जो है वो बजा दिया। दो में से कोई एक तरीके का इस्तेमाल कर कर आपने जो बाकी लोग थे उनको सिग्नल दे दिया कि अब वक्त आ गया, अब अपने को म्यूटिनी करनी है, अब अपने को रिवोल्ट यहां पर शुरू करना है। एक चीज तो ये आप करोगे। उसके बाद में पहली चीज जो होती थी वो था कि आपका जो बेल ऑफ आर्म्स था, यानी कि जो आपका शस्त्रागार था जहां पर आपके सारे शस्त्र वगैरह रखे जाते थे, उसको लूटा जाता था। एक बार जब आपके हाथ में शस्त्रागार लग गया और सारे शस्त्र या फिर जो भी आपके आर्म्स और एम्युनिशंस वगैरह हैं, वेपन्स आपके सब आपके हाथ में आ गए, फिर जो आपकी ट्रेजरी है उसको प्लंडर किया जाता था, यानी कि जो आपका रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा करके आपने जहां पर रखा हुआ है उस जगह को लूटा जाता था और सारा पैसा वगैरह जो है वहां से ले लिया जाता था। अब ये फोटोग्राफ हालांकि उस वक्त का नहीं है, मगर सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने फोटो लगाया है कि शस्त्रागार या जो बेल ऑफ आर्म्स होता है वो कैसे होता है। ये लाइंस है आपकी गन वगैरह जो है AK-47 एंड सब यहां पर रखी हुई है। यहां पे ये इसलिए रखे जाते हैं सारे के सारे शस्त्र की अगर कोई स्थिति वगैरह खराब हो तो फिर यहां से आपके सिपाहियों को वेपन्स वगैरह देकर फिर चीजों को कंट्रोल करने के लिए ग्राउंड पर भेजा जा सके। नॉर्मली पुलिस वगैरह इतने जो आपके हैवी वेपन्स हैं इस्तेमाल नहीं करती है, मगर अगर कभी एकदम आउट ऑफ नोवेयर इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए फिर आप इसका इस्तेमाल करते हो। कई बार आपकी आर्मी वगैरह जो है वो भी अपने बेल ऑफ आर्म्स मेंटेन करती हैं। तो शस्त्रागार वगैरह जो है इनको लूटा जाता था, ट्रेजरी वगैरह जो है इसको प्लंडर किया जाता था। एंड उसके बाद में जितनी भी आपकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह थी, आपके जेल, टेलीग्राफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, सबके ऊपर हमले होते थे एंड इन सबको जो है बर्बाद किया जाता था, सबको डिस्ट्रॉय किया जाता था। चले, अब इसके बाद में जब एक बार आपने ये सारी चीजें कर दी, उसके बाद में ये होता था कि हर वो चीज जो किसी भी तरीके से व्हाइट मैन से रिलेटेड है, यानी कि अंग्रेजों से रिलेटेड है, वो टारगेट बन जाती थी। हर वो व्यक्ति, हर वो चीज, हर वो इंस्टीट्यूशन जो किसी भी तरीके से अंग्रेजों से जुड़ा हुआ था, या फिर ये माना जाता था या लोग उसको परसीव करते थे कि ये व्हाइट मैन से जुड़ा हुआ है, ये अंग्रेजों से या यूरोपियन से जुड़ा हुआ है, फिर वो एक टारगेट बन जाता था और उसके ऊपर फिर हमले होते थे। हिंदी में, उर्दू में और पर्शियन में जो है बाकायदा प्रोक्लेमेशन इशू किए जाते थे। आपके घोषणा पत्र जो हैं वो लिखे जाते थे और उनको सिटीज में बांटा जाता था।
और मुस्लिम्स हो या हिंदूज हो, सबसे यह बोला जाता था कि अब आप लोगों ने यूनाइट होना है, अब आप लोगों ने इकट्ठा होना और फिरंगियों के खिलाफ आपने लड़ाई करनी है। इस तरीके के आपके इश्तेहारात वगैरह जो है हिंदी, उर्दू और पर्शियन में लिख लिख कर जो है बांटे जा रहे हैं। कई जगहों पे बड़े बड़े आपके जो है बैनर्स और होर्डिंग्स वगैरह जो है लगा के आपके बाजारों में टांग दिए जा रहे थे और एक ही बात बोली जा रही थी, किसी भी रिलीजन से हो, चाहे मुस्लिम्स हो चाहे हिंदूज हो, डजंट मैटर, इकट्ठे हो जाओ, सबके सब अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाओ और फिरंगियों को मिटा दो, एक्सटर्मिनेट कर दो, यहां से निकाल दो, यहां से भगा दो। इस तरीके से जो है ये एक और अगला स्टेप हो रहा था। तो इस तरीके से जो है कि पर्टिकुलर पैटर्न आपको देखने के लिए रिवोल्ट में मिलता चला जा रहा है। आपको हर जगह जहां जहां ये रिवोल्ट हो रही है, जहां जहां म्यूटिनी में म्यूटिनी होती चली जा रही है, ये पर्टिकुलर पैटर्न आपको फॉलो करता हुआ हर जगह दिखता है। अब जब ऑर्डिनरी लोग जो थे, जो आपके सिविलियंस थे, जब इन्होंने रिवोल्ट को ज्वाइन करना शुरू किया, तब ये जो अटैक्स हो रहे थे ये और ज्यादा वाइडेंड हो गए। अभी तक जब तक सिपाही ये लड़ाई लड़ रहे थे तब तक सिर्फ ये जो मैटर वगैरह था ये, या फिर जो हमले हो रहे थे जिन लोगों के ऊपर या जिन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, वो बहुत सीमित थे। एक सर्टेन अमाउंट में, एक सर्टेन सेक्शंस जो थे उन्हीं लोगों तक जो है आपके, उन्हीं लोगों को टारगेट बनाया गया था। मगर जब सिविलियंस इसमें जुड़ने लगे तो ये जो टारगेट्स थे इनका दायरा और ज्यादा बढ़ गया, इसमें और ज्यादा लोग शामिल हो गए जिनको इसका निशाना बनाया गया था। जो आपके लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, बरेली हो गया, ये जो मेजर टाउन्स वगैरह थे जहां पर जमकर रिवोल्ट हुआ, जमकर मारकाट हुई है, वहां पर ना सिर्फ अंग्रेज हुकूमत या अंग्रेज हुकूमत से रिलेटेड लोग वगैरह जो हैं और जो आपके यूरोपियंस हैं उनको टारगेट बनाया गया, मगर इसके अलावा जो आपके मनी लैंडर्स वगैरह थे उनको, और इसके अलावा जो आपके रिच लोग थे उनको भी जो है टारगेट बनाया गया रेबल्स के द्वारा। इसकी वजह यह थी कि पीजेंट्स जो थे, खास तौर पे जो किसान जो थे, वो लोग मनी लैंडर्स और जो आपके रिच वगैरह थे ना सिर्फ इनको ऑपरेसर के तौर पर देखते थे, वो लोग ये मानते थे कि ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, साथ ही साथ वो लोग ये भी मानते थे कि ये लोग अंग्रेजों के जो है एलाइज हैं, ये लोग अंग्रेजों के जो है मददगार हैं और अंग्रेजों की हेल्प वगैरह ये लोग करते हैं। तो मैक्सिमम जगहों पर जहां जहां ये हमले हुए हैं, जहां जहां पे सिविलियंस ने खास तौर पे ज्वाइन किया है सिपाहियों को, वहां पर ना सिर्फ अंग्रेज हुकूमत या अंग्रेज हुकूमत से रिलेटेड लोग, व्हाइट मैन, यूरोपियंस, आपके चाहे वो आपके इंग्लैंड के हो चाहे कहीं और के, उन सबको निशाना बनाया गया। मगर साथ ही साथ वो लोग जिनको जनरल पब्लिक जो है ऑपरेसर समझती थी उनको भी निशाना बनाया गया और सबसे ज्यादा जो चपेट में आए हैं वो है आपके मनी लेंडर्स। तो मनी लेंडर्स वगैरह जो हैं, साहूकार वगैरह को काफी ज्यादा निशाना बनाया गया। दो वजूहात, पहला यह है कि इनको ऑपरेसर जो है जनता मानती थी, दूसरा यह कि इनको यह भी माना जाता था कि अंग्रेजों के एलाइज हैं, अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं, इसलिए जहां जहां रिवोल्ट हुआ है वहां बाकी सब तो है ही, बाकी सब तो हुआ ही, मगर मनी लेंडर्स और जो रिच थे वो भी पिटे, वो उनके भी जो हाउसों पे हमले हुए, डिस्ट्रॉय किया गया, उनको भी जो है लूटा गया, मारा गया, आग लगाई गई। 50 तरीके की चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो ये म्यूटिनी अब जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी और कैंटनमेंट के बाद कैंटनमेंट, कैंटनमेंट के बाद कैंटनमेंट, छावनी के बाद छावनी में जैसे जैसे अब आपकी ये खबर पहुंच रही है और सिपाही एक के बाद एक खड़े हो रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को उस वक्त एक और नाम से जाना जाता था, वो था बंगाल आर्मी। तो लिटरली आप कह सकते हो नॉर्थ के इलाकों में और गैंगेटिक वैली में पूरी की पूरी बंगाल आर्मी जो है वो रेबेलियन में खड़ी हो गई, सबके सब जो है हथियार उठा के खड़े हो गए। तो अंग्रेजों की एकदम मतलब सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उनको समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने तसव्वुर नहीं किया था कि कल तक जो सिपाहियों को हम लोग गरिया रहे हैं और हर तरीके से मतलब परेशान कर रहे हैं, उसको रेशियल स्लर्स जो है उसको से मतलब उसको हरास कर रहे हैं, फिजिकली मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, ढंग से खाने तक को नहीं दे रहे, उसके बाद भी वो वफादारी से और ईमानदारी से हमारी मदद कर रहा है, हमारे लिए सारा काम कर रहा है, वो एकदम से इस तरीके से खड़ा हो जाएगा। अंग्रेजों ने इस बात का तसव्वुर नहीं किया था। अंग्रेजों के दिमाग में, जहन में ये थॉट एकदम पीछे की तरफ में भी नहीं था कि एक दिन पूरी की पूरी बंगाल आर्मी इस तरीके से रिवोल्ट कर देगी। खैर हुआ ये कि जैसे जैसे सिपाहियों में बात फैलती चली गई वैसे वैसे म्यूटिनी जो है बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई और अल्टीमेटली पूरी की पूरी बंगाल आर्मी जो है वो खड़ी हो गई और ये जो म्यूटिनी है एक बहुत बड़ी रिवोल्ट बन गई, एक पूरी की पूरी रेबेलियन जो है बनकर एक रेबेलियन बनकर तैयार हो गई। हर तरीके की जो आपके अथॉरिटी थी और हर तरीके की जो हायरार्की थी सबका डिफाइंस किया गया। डिफाइंस का मतलब है आपने मानने से मना कर दिया। अथॉरिटी यानी कि आपके ऊपर जो सीनियर है, आपका एक वो, अगर आप किसी पर्टिकुलर नौकरी में हो तो आपको अपने सीनियर की सुनना पड़ेगी, आपको उसके ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। फौज में ये बात और ज्यादा होती है कि आपका जो सुपीरियर है उसका हुक्म पत्थर की लकीर होती है। ठीक है जी, एक बात। दूसरा ये कि हायरार्की जो है उसका पालन किया जाता है। अगर आपका सीनियर है तो फिर आप उसकी कैसे रिस्पेक्ट करोगे, आपका जूनियर है तो आप उसके साथ में कैसे कंडक्ट करोगे, ये सारी चीजें। तो जब म्यूटिनी हुई और जब सिपाही उठ के खड़े होना शुरू हुए, तब ये जो
पूरा आपका अथॉरिटी है और हायरार्की है, इसका जनरल डिफाइंस आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि एक सिपाही या दो सिपाहियों ने बोल दिया कि मैं नहीं मानता। अगर एक या दो या चार या 10 सिपाही अगर ये बात करते तो फिर उसको इनडिसिप्लिन माना जाता और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता। पूरी की पूरी फौज खड़ी हुई और उसने मानने से मना कर दिया कि अब ना हमें हायरार्की माननी है, ना हमें तुम्हारे ऑर्डर मानने हैं, ना हमें किसी भी तरीके की अथॉरिटी माननी है। तो टोटल आपको एक जनरल डिफाइंस हर तरीके का देखने के लिए जो है फौज में मिल रहा था, हर तरीके की अथॉरिटी और हर तरीके की हायरार्की का। यही चीज फिर सिविलियंस में चली गई और सिविलियंस ने भी जो है आपकी अथॉरिटीज और हायरार्कीज जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की थी उनको मानने से मना कर दिया और टोटल जो है एनार्की की स्थिति लाकर खड़ी कर दी। तो आप मई की बात कर लो, आप जून की बात कर लो, अंग्रेजों के पास में किसी तरीके का कोई जवाब था ही नहीं उन सारी चीजों के लिए जो यहां पर रेबल्स के द्वारा की जा रही थी। लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कैंटोनमेंट्स में रिवोल्ट पे रिवोल्ट हो रही हैं। सिपाही यूरोपियन ऑफिसर्स को गाजर मूली की तरह मार रहे हैं, गाजर मूली की तरह काट के साफ कर रहे हैं। हर शहर जो है लिटरली उसके ऊपर कब्जा होता चला जा रहा है और अंग्रेज जो है लगातार खदेड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। और इनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि अब हम करें तो करें क्या, एकदम स्थिति ऐसी खराब हो गई है। तो एक अंग्रेज ऑफिसर के शब्दों में अगर आप इस पर्टिकुलर बात को डिस्क्राइब करना चाहो या समअप करना चाहो, एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसने सारा काम देखा था, ये सारा कांड देखा था, उसने ये बात बोली है कि अंग्रेजों का जो अंपायर था वो नॉर्थ इंडिया में ताश के पत्तों की तरह ढह गया, मतलब यूं खत्म हो गया। हमने सन 1600 में यहां पर आने के 1613 में जब पहली फैक्ट्री लगाई थी, उसके बाद से करते करते 1765 में हमने आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना टेरिटोरियल पावर के तौर पर शुरुआत करी। 1764-65 के बाद से अब 1857 लगभग 100 साल के आसपास हमारा एम्पायर हो गया था। लोगों के दिमाग में ऐसे बात बैठ गई थी कि अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता, अंग्रेजों के एम्पायर को हिलाया नहीं जा सकता। ये नसों तक में हमने बात उतार दी थी। और जब ये सारा नाटक शुरू हुआ तो हम ये देखते हैं कि 2 महीनों के अंदर अंदर, मई के महीने में बात शुरू होती है, जून जुलाई आते आते मई आपके अप्रैल मई जून जुलाई में ये 2-3-4 महीनों में हमारा अंपायर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। नॉर्थ से हम लोग लिटरली साफ हो गए और हमें समझ में ही नहीं आया कि अब हम करें तो क्या करें। इस तरीके की स्थिति जो है इस म्यूटिनी ने अंग्रेजों के लिए लाकर खड़ी कर दी थी कि द ब्रिटिश रूल कोलैप्स लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। एक ताश के पत्तों की तरह हमारा 100, 150, 200 साल में बनाया गया अंपायर यूं खत्म हो गया जैसे कोई मजाक हो। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको अब हम लोग आगे एनालाइज करेंगे। तो अभी तक हमने जितनी भी बातचीत करी है, 1857 की रिवोल्ट को पढ़कर एक बात समझ में आती है और बहुत क्लियर कट समझ में आती है कि हर जगह रिवोल्ट में कॉमन पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये हो ही नहीं सकता कि अगर एक कॉमन पैटर्न फॉलो हो रहा है लगभग हर जगह जहां जहां रिवोल्ट हो रही है, हर एक जगह अगर कॉमन पैटर्न फॉलो हो रहा है तो ये हो ही नहीं सकता कि किसी ने इसको बैठ के पहले से प्लान नहीं किया हो, पहले से इसको बैठ के कोऑर्डिनेट ना किया हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये प्लानिंग और ये कोऑर्डिनेशन जो सिपाहियों के बीच में था ये हो कैसे गया, आखिर ये किस तरीके से इसको बैठ के प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से बैठकर इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो उसका जवाब यह है कि सिपाही जो अलग अलग कैंटोनमेंट के थे ये लोग एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन में थे। एक से दूसरी जगह फौज लगातार मूव करती रहती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक जगह के सिपाही दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह के तीसरी जगह जा रहे हैं। तो कैंटोनमेंट्स में जो अलग अलग जगहों पर आपके सिपाही थे वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में थे और ये कॉन्टैक्ट या ये जो कम्युनिकेशन था उसके कारण आपको हर जगह एक रिवोल्ट में पैटर्न जो है देखने के लिए मिलता है, एक सिमिलैरिटी देखने के लिए मिलती है। इसका एक एग्जांपल हम लोग उठाते हैं। एग्जांपल ये है कि 7th अवध इर्रेगुलर कैवलरी, यानी एक पर्टिकुलर आपकी यूनिट है 7th अवध इर्रेगुलर कैवलरी ने जब अपने नए कार्ट्रिजेस वगैरह जो आ रहे थे जिनको आपको यूं दांत से काट के फिर लोड करना पड़ता था, उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने 48th नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसके अपने जो कॉमरेड्स वगैरह थे, उसके जो अपने साथ के जो कलीग्स वगैरह थे उनको वो लोग लिखते हैं और वो बोलते हैं कि भैया हमने अपने वी हैव एक्टेड फॉर द फेथ एंड अवेट्स 48th ऑर्डर, यानी कि हम लोगों ने अपने रिलीजन को ध्यान में रखते हुए ये एक्शन लिया है कि हम लोगों ने नए कार्ट्रिजेस एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। और अब हम लोग 48th के जो सोल्जर्स हैं, 48 नेटिव इन्फेंट्री के जो सोल्जर्स हैं उनके ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं कि अब आगे हमको क्या करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये लोग क्लियर कट एक दूसरे के साथ आपका कॉन्टैक्ट में थे और आपकी जो 7th अवध इर्रेगुलर कैवलरी थी वो 48 नेटिव इन्फेंट्री के अपने जो कलीग्स वगैरह थे उनसे ऑर्डर्स वगैरह ले रहे थे। यहां से क्लियर कट एक संबंध या फिर एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है कि सिपाही जो थे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में थे, इनके बीच में लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारा टॉपिक है, जो सब टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सेटअप की गई थी और ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का नतीजा था कि आपको ऐसी रिवोल्ट देखने को मिलती है जिसमें 10 जगहों पर एक ही पैटर्न जो है वो रिपीट होता हुआ दिख रहा है आपके जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं उनमें आग लगा दो, यूरोपियंस को निपटा दो, शस्त्रागार पे कब्जा कर लो, आपकी जो ट्रेजरी है उसको कब्जे में ले लो और उसके बाद सिटी जो है उसको टेक ओवर कर लो। हर जगह ये चीज आपको देखने को मिल रही है। चले आगे बढ़ते हैं।
अब सिपाही क्योंकि एक से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, तो इस तरीके के आपके जो ये कॉन्टैक्ट्स वगैरह इनको बना के रखना कोई खास मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बताया भी है। इसी का एक एग्जांपल अब हम लोग लेते हैं। एक सिस्तन करके एक बंदा था और एक तहसीलदार था, इनके बीच में एक कम्युनिकेशन हुआ है, उससे हमको एक अंदाजा मिलता है कि रेबेलियन जो है एकदम से नहीं हो गई, मतलब पेट्रोल पड़ा हुआ है और आपने एक चिंगारी दिखा दी और एकदम से आग धधक गई, ऐसा नहीं हुआ था। हुआ यह था कि पहले से वेल प्लान किया गया था और उन प्लानिंग का नतीजा यह निकला कि इतना सिस्टमेटिक तरीके से जो है पैटर्न्स वगैरह आपको देखने को मिलता है। यह चीज एक छोटे से कम्युनिकेशन से हमको समझ में आती है जो सिस्टन और तहसीलदार के बीच में हुआ था। सिस्टन कौन है, तहसीलदार कौन है, हम लोग देखते हैं। फ्रैंकोइस सिस्टन एक नेटिव क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर था सीतापुर का। सीतापुर एक जगह है यूपी में, यहां पर एक नेटिव क्रिश्चियन इंस्पेक्टर का मतलब ये यहीं का रहने वाला था, जो बाद में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया होगा, पुलिस वगैरह में ये था। अब ये व्यक्ति अपना एक अकाउंट बताता है, ही हैज गॉन टू सहारनपुर टू पे हिज रिस्पेक्ट टू द मैजिस्ट्रेट। अब ये व्यक्ति सीतापुर से सहारनपुर गया, वहां पर सहारनपुर में जो मैजिस्ट्रेट थे उनसे मिलने के लिए या फिर उनको उनके सामने हाजिरी वगैरह लगाने के लिए। इनका नाम क्या है, फ्रैंकोइस सिस्टन। तो फ्रैंकोइस सिस्टन इंडियन क्लोथ्स वगैरह पहन रखे थे और क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे हुए थे। जनरली अंग्रेज जो हैं आलती पालती मार के नहीं बैठ पाते, क्रॉस लेग पोजीशन में नहीं बैठ पाते, और यूरोपियंस के कपड़े अलग होते ही हैं। सिस्टन हालांकि क्रिश्चियन कन्वर्ट था, मगर सिस्टन था तो हिंदुस्तानी, तो उसको हिंदुस्तानी कपड़े पहनने में कोई दिक्कत नहीं थी और उसको क्रॉस लेग होकर बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये मिलने गया था सहारनपुर के मैजिस्ट्रेट से, यहां पर जाकर अभी हिंदुस्तानी कपड़ों में बैठा हुआ है और आलती पालती मार के या क्रॉस लेग करके बैठा हुआ है। तो यहां पर अब एक मुस्लिम तहसीलदार जो है बिजनौर का वो आता है, एक मुस्लिम तहसीलदार जो है बिजनौर का, वो अंदर एंटर करता है। और जब वो यहां पे सिस्टन को बैठा हुआ देखता है और जब उसको पता चलता है कि सिस्टन जो है वो अवध से था, तो वो एक सवाल पूछता है। वो ये पूछता है कि व्हाट इज द न्यूज फ्रॉम अवध, अवध से खबर क्या है, व्हाट इज द न्यूज फ्रॉम अवध। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी यहां से। अब जब सिस्टन एक हो गया, अपना सिस्टन एक हो गया और अपना ये जो तहसीलदार है ये दूसरा बंदा हो गया। अब तहसीलदार सिस्टन से पूछ रहा, को पता चला जब सिस्टन से बातचीत में कि भैया ये जो है अवध का है, तो तहसीलदार ने सिस्टन से पूछा कि अवध की खबर क्या है, अवध से न्यूज क्या है। तो इस हाउ डज द वर्क प्रोग्रेस ब्रदर, इसके आगे वो बोलता है जो अभी अपना काम चल रहा है उसमें क्या तरक्की हुई है भाई, मुझे बताओ जरा। अब यहां से सिस्टन को जो है शक होना शुरू होता है, यार क्या गड़बड़ हो रही है। तहसीलदार ने दो सवाल पूछे कि अवध की क्या खबर है, ये तो एक नॉर्मल बात है, जनरल चलते चलते हम लोग पूछते हैं। उसी में आगे तहसीलदार जोड़ के पूछता है कि जो अपना काम है वो कैसा चल रहा है भाई, बताओ मुझे। तो यहां से सिस्टन का जो है दिमाग ठनकता है। वो अब सेफ प्ले करते हुए ये बोलता है, अब यहां से वो सेफ प्ले करते हुए सिस्टन ये बोलता है, इफ वी हैव वर्क इन अवध योर हाइनेस विल नो इट, यानी कि हमारा जो भी काम अवध में चल रहा है जब वो हो जाएगा तब आपके जो साहब है उनको पता चली जाएगा। ये किसको बता रहा है, तहसीलदार को बोल रहा है सिस्टन कि आप जो भी अवध में अपना काम चल रहा है जब हो जाएगा या जब हो रहा होगा तब आपको पता चली जाएगा, आपको खबर लग जाएगी। इसके ऊपर जो आपका तहसीलदार है, ये सुनने के बाद में तहसीलदार एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलता है और यहां से अपने को यह समझ में आता है कि रिवोल्ट है वही गुस्से में आके लोगों ने नहीं कर दी, इसको बकायदा प्लान किया गया था। अब ये भाई साहब बोलते हैं, जो तहसीलदार हैं वो ये बोलते हैं, तहसीलदार बोलते हैं डिपेंड अपॉन इट वी विल सक्सीड दिस टाइम, इस बार हम लोग जरूर सफल होंगे, हम लोग जो है इसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं। यानी कि अवध में जो कुछ भी चल रहा है, अब वो क्या चल रहा है वो बात की बात है, मगर अवध में जो कुछ, क्योंकि उसका अंदाजा भी सिस्टन को भी नहीं है कि ये क्या चलने की बातें हो रही हैं, मगर सिस्टन से जो बोला जा रहा है कि अवध में जो कुछ भी चल रहा है हम उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और इस बार हम लोग कामयाब होंगे, इस बार जो है हम सक्सीड होंगे। द डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस इज इन एबल हैंड्स, यानी कि इस बार जो काम है वो एक काबिल व्यक्ति के हाथों में है। यह बात जो है तहसीलदार ने कही थी। अब यहां ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन हो रहा है कि तहसीलदार ये बोल रहा है कि इस बार हम लोग कामयाब होंगे, अवध में जो भी चल रहा है हम लोग उसके ऊपर डिपेंड करते हैं और इस बार जो सारा का सारा काम है वो काबिल हाथों में है, वो एबल हैंड्स में दिया गया है। ये बात क्या बता रही है, ये बात एक बात बता रही है कि सारा रिवोल्ट होने के पहले तहसीलदार को पता था कि अवध में कुछ कांड हो रहा है, अवध में कोई अंदर ही अंदर कोई ना कोई चीज चल रही है। बाद में जब इन्वेस्टिगेशंस हुए, बाद में जब चीजें हुई, लोगों को पकड़ा गया, तब पता चला कि ये जो मुस्लिम तहसीलदार था ये बिजनौर में जो रिवोल्ट हुआ है उसका प्रिंसिपल रेबल लीडर था, यानी कि ये बकायदा रेबेलियन करने वालों से मिला हुआ था। अब अगर कोई ये बोले कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो एकदम से ये उस तरह से है कि पेट्रोल में किसी ने चिंगारी दे दी, लोगों के मन में गुस्सा था और आग धधक गई, ऐसा नहीं हुआ है। यहां पर यह टेस्टिमनी या फिर ये पर्टिकुलर इवेंट जिसमें सिस्टन और ये बिजनौर का तहसीलदार मिले हुए हैं, इसमें एक बात क्लियर कट समझ में आ रही है, लोग बैठकर इसको बकायदा
बकायदा प्लान कर रहे थे। 57 की क्रांति या 57 का रिवोल्ट एक दिन गुस्से में आके नहीं हुआ, 57 का रिवोल्ट बकायदा प्लान कर किया गया था। ये एक यहां से क्लियर कट इंडिकेशन हमको देखने के लिए मिलता है। चले जी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये जो म्यूटिनीज के पैटर्न्स हैं और ये जो एविडेंस हैं, इनको अगर देखें तो यहां से कई सारे सवाल उठते हैं। जैसे सिस्टन और तहसीलदार का एग्जांपल हम लोगों ने देखा, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि रिवोल्ट प्लान हुआ था। रिवोल्ट एकदम से आउट ऑफ नोवेयर किसी ने एवं ही नहीं कर दिया, इसको बकायदा प्लान किया गया था। तो इसी तरीके से अगर हम लोग ये पैटर्न देख लेते हैं म्यूटिनी के और जो भी एविडेंसेस वगैरह हैं इनको देख लेते हैं, तो इनसे फिर कुछ सवाल उठते हैं और इन क्रूशियल सवाल का जवाब हमको अगर नहीं मिला तो फिर हम लोग इनका एनालिसिस जो है म्यूटिनी का बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। पहला सवाल तो ये कि ये प्लान बनाए कैसे गए थे। सिस्टन की बातों से, सिस्टन और तहसीलदार की बातों से इतना तो समझ में आ रहा है कि अवध में कुछ हो रहा था और कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लानिंग हो रही थी और बाद में वो बंदा बकायदा म्यूटिनी में पकड़ा जाता है, प्रिंसिपल रेबल लीडर निकलता है बिजनौर का। तो इतना तो क्लियर है कि वो मिला हुआ था लोगों के साथ में जो लोग बैठ के म्यूटिनी प्लान कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्लान बनाए कैसे जा रहे थे, पहली चीज। दूसरा ये कि जो प्लानर थे वो थे कौन। ये जो बोल रहा है कि इस बार जो है केपेबल हैंड्स में हमने ये काम दिया है और हम लोग इस काम के ऊपर डिपेंड करते हैं जो अवध में चल रहा है, ये बंदा जिन लोगों की बात कर रहा है आखिर ये प्लानर्स थे कौन। अब परेशानी यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एक तो ये जो आपके रेबेलियन करने वाले लोग थे, रेबल्स वगैरह, इन्होंने अपनी तरफ से अपना कोई बहुत ज्यादा अकाउंट अपने पास में छोड़ा नहीं है। अंग्रेजों ने जो डॉक्यूमेंट लिखे हैं उसमें इनका कोई बहुत ज्यादा जिक्र आपको देखने को मिलता नहीं है। तो जो डॉक्यूमेंट अपने पास मौजूद है आज की तारीख में, उसकी मदद से अगर आप इन सवालों का जवाब देना चाहो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर एक इंसिडेंट है जिससे हमको थोड़ा सा क्लू मिलता है कि ये जो प्लानर थे ये कौन लोग हो सकते हैं और आखिर किन्होंने जो है ये म्यूटिनी ऑर्गेनाइज करवाई है। और हम लोग अब उस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखेंगे, मगर उसके पहले कुछ पर्टिकुलर टर्म्स का हमको थोड़ा मतलब समझना पड़ेगा क्योंकि बार बार वो इस्तेमाल हो रहे हैं और बार बार वो आगे भी इस्तेमाल होंगे, तो उनके बीच में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। दो टर्म्स हैं, एक है म्यूटिनी और दूसरा है रिवोल्ट। इनके बीच में फर्क हमको करना आना चाहिए। म्यूटिनी का मतलब होता है अ कलेक्टिव डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विद इन द आर्म्ड फोर्सेस। अगर आप फौज में हो तो आपको कुछ नियम कायदे मानना पड़ते हैं और फौज में नियम कायदे लिटरली पत्थर की लकीर होते हैं, उसको माने बिना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो सकता और डिसिप्लिन नहीं हो सकता तो फिर एक अच्छी आर्मी मेंटेन नहीं की जा सकती है। तो फौज में नियम कायदों को बहुत तवज्जो दी जाती है और उनको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाता है। अब अगर किसी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना मानकर अगर आप सिपाही एक या दो सिपाही इंडिविजुअली कर लें तो उसको बोला जाता है इनडिसिप्लिन और उसको दी जाती है सजा। कि सिपाही ने ऑर्डर मानने से मना कर दिया तो इनडिसिप्लिन कर रहा है, सजा दे दी, आपने 10 राउंड चक्कर मारने या ये करना वो करना जो भी है। मगर अगर एक से ज्यादा सिपाही 10, 15, 20, 25 या जितने भी हैं, अगर कलेक्टिवली कुछ सिपाही ऑर्डर मानने से मना कर देते हैं या डिसोबीडियंस कर देते हैं तो और ये सारी चीज अभी फौज के अंदर ही हो रही है, आर्म फोर्सेस के अंदर हो रही है, तब उस चीज को बोला जाता है म्यूटिनी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आर्मी के अंदर, अगर आर्म फोर्सेस के अंदर एक से ज्यादा सिपाही, 2 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, डजंट मैटर, वो कलेक्टिवली अगर कोई ऑर्डर मानने से मना कर देते हैं और डिसोबीडियंस करते हैं, अगर वो अनुशासनहीनता करते हैं, उस चीज को बोला जाता है म्यूटिनी। अब अगला आता है रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब होता है अ रेबेलियन ऑफ पीपल अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी एंड पावर। द टर्म रिवोल्ट एंड रेबेलियन कैन बी यूज्ड सिनोनिमसली। इसका मतलब यह है कि अगर आपके सिविलियंस हैं या फिर आपके जो कॉमन लोग हैं, आम जनमानस की बात अगर हम लोग कर लेते हैं, वो सबके सब अगर एक एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी और पावर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो उस चीज को रिवोल्ट बोला जाता है। मतलब यह कि 1857 का जो ये नाटक हुआ है, अगर इसमें सिर्फ सिपाही शामिल होते, अगर इसमें सिर्फ सिपाहियों के अलावा कोई सिविलियन नहीं आता, तो इसको हम लोग म्यूटिनी बोलते हैं और सिपाही म्यूटिनी बोला भी जाता है क्योंकि सिपाहियों ने जो है रिवोल्ट शुरू किया था सबसे पहले। मगर जब इसमें सिविलियन शामिल हो गए और सबके सब खड़े हो गए कि अंग्रेजों के साथ रहना ही नहीं है, अब अंग्रेजों को लात मार के निकालेंगे इस देश से, जब इन्होंने और ये बोल के जब सिविलियन शामिल हो गए इस चीज में और उन्होंने बोला कि अब ये हर तरीके से अंग्रेजों की अथॉरिटी को मिटा देंगे, तब ये जो चीज है वो म्यूटिनी ना रह के तब वो एक रिवोल्ट बन गई। तो कई बार हम लोग इसके लिए सिपाही म्यूटिनी वर्ड का भी इस्तेमाल सुनते हैं। अंग्रेज खास तौर पे 1857 के इवेंट्स को सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं, मगर हम लोग रिवोल्ट बोलते हैं या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें सिविलियन शामिल हो गए थे। ये लड़ाई जो है सिर्फ फौज तक महदूद नहीं रही, फौज तक जो है ये कन्फाइंड नहीं रही, इसमें बाकायदा सिविलियन जो है शामिल हुए और उस चक्कर में ये पूरा का पूरा जो म्यूटिनी है ये पूरी की पूरी रिवोल्ट बन गई थी। अब 1857 के कंटेक्स्ट में अगर आप देखो, 1857 के कंटेक्स्ट में अगर आप देखते हो तो इस रिवोल्ट को कई बार जो है
आप प्राइमरीली अगर देखोगे तो ये सिविलियंस की जो है अपराइजिंग है, जिसमें आपके पीजेंट्स वगैरह भी शामिल हैं, जमींदार भी शामिल है, राजा जागीरदार भी शामिल हैं। तो अगर आप उनके सिविलियन के कंटेक्स्ट में बोलोगे तब आप 1857 का रिवोल्ट बोलोगे, और अगर आप सिपाहियों के कंटेक्स्ट में बोलोगे तो फिर आप इसको म्यूटिनी बोलोगे। और एक बात और याद रखिएगा, लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे 1857 के नाटक में, इसमें से 1 लाख सिविलियंस थे। तो आप ये नहीं हो सकता कि एक म्यूटिनी में 1 लाख सिविलियन मारे जा रहे हैं। इतने सिविलियंस मारे गए थे, इसका यही मतलब बनता है कि वो सबके सब खड़े हो गए थे अथॉरिटी के खिलाफ, इसलिए इस चीज को म्यूटिनी ना बोल के रिवोल्ट बोलना ज्यादा बेटर है। 1.5 लाख लोग अगर पूरी की पूरी कहानी में शांत हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसमें 1 लाख सिविलियंस हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये बता रहा है कि ये म्यूटिनी नहीं थी, ये एक अपना अच्छा खासा रिवोल्ट था। अब लौटकर हम लोग वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं कि किसने ये प्लान कर लिया, किसने ये प्लान बनाया, कैसे बनाया। इन सवालों के जवाब ढूंढने में एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हमारी मदद करता है, एक क्लू हमको मिलता है कि आखिर किसने किया होगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। चलें जी। तो ये जो सवाल हैं कि ये रिवोल्ट को किसने प्लान किया और कैसे प्लान किया, इसको समझने में एक इवेंट जो हमारी मदद करता है उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और उसका फिर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। इंसिडेंट या इवेंट ये है कि अवध में फौज में एक बात थोड़ा सा कुछ समझना पड़ेगा कि एक छावनी है, तो उसमें एक तो आपकी सिपाही रहते हैं, सिपाहियों के अलावा यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मिलिट्री पुलिस भी होती है। अपनी इंडियन आर्मी में भी होती है, उस वक्त में जो आपकी फौजें थी उसमें भी होती है। हर फोर्स में आपकी मिलिट्री पुलिस जो है उसको भी रखा जाता है। कैंटनमेंट जो है आपकी पूरी की पूरी छावनी, उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो आपका जो अवध का मिलिट्री स्टेशन था वहां, या फिर अवध की जो छावनी थी, अवध का जो कैंटनमेंट था, वहां पर अवध की मिलिट्री पुलिस ने अपने जो एक ऑफिसर थे जिनका नाम था कैप्टन हियर से, उनको प्रोटेक्शन दिया हुआ था उनके इंडियन सबऑर्डिनेट्स से जब म्यूटिनी हो गई थी। मतलब ये कि रिवोल्ट हो गया है, आपके सिपाही जो हैं वो अपने अंग्रेज ऑफिसर्स के खिलाफ खड़े हो गए। ऐसी कंडीशन में आपकी जो मिलिट्री पुलिस है अवध की, उनके जो ऑफिसर थे जिनका नाम था कैप्टन हियर से, तो अवध की मिलिट्री पुलिस ने इनको प्रोटेक्शन दिया हुआ था। किसके खिलाफ? अब उनके इंडियन सबऑर्डिनेट्स के खिलाफ जो म्यूटिनी में खड़े हो गए थे। अब 41st नेटिव इन्फेंट्री जो वहां पर उसी छावनी में थी जिसमें ये आपकी मिलिट्री पुलिस, अवध मिलिट्री पुलिस ने कैप्टन हियर से को प्रोटेक्शन दे रखा है हिंदुस्तानी सिपाहियों के अगेंस्ट में। अब ये लोग भी जो हैं ये आपके इंडियंस ही थे, मगर ये अपना अभी भी अंग्रेजों के साथ लॉयल थे, तो उन्होंने कैप्टन हियर से को बचा रखा था। तो 41st नेटिव इन्फेंट्री जो थी ये भी यहीं पे आपकी इसी पर्टिकुलर स्टेशन में थी। तो इन्होंने ये बोला कि क्योंकि हम लोगों ने अपने सारे अंग्रेज ऑफिसर्स को मार दिया है, तो या तो मिलिट्री ऑफिसर भी कैप्टन हियर से को गोली मार दे और खत्म करे कहानी, और अगर वो ये नहीं करना चाहते, वो लॉयल्टी के कारण बने हुए हैं उनके साथ में, तो एक काम करें, वो फिर आपका जो कैप्टन हियर, अवध मिलिट्री पुलिस कैप्टन हियर से को 41st नेटिव इन्फेंट्री को डिलीवर कर दे प्रिजनर के तौर पर, और हम लोग फिर देख लेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना। मिलिट्री पुलिस ने दोनों करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला ना तो हम लोग कैप्टन हियर से को गोली मारेंगे, ना हम उन्हें शूट करने वाले हैं, ना उन्हें मारेंगे, ना हम आपको हैंड ओवर करने वाले हैं। अब मैटर खराब होने लगा, मिलिट्री पुलिस भी अड़ गई और आपका जो 41st नेटिव इन्फेंट्री के लोग थे, ये जो जवान थे, सिपाही थे, वो भी अड़ गए। तो फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जो मैटर है इसको एक पंचायत के द्वारा सुलझाया जाएगा, और इस पंचायत में जितनी भी आपकी यूनिट्स वगैरह हैं, उस छावनी में जितनी भी आपकी फौज की यूनिट्स वगैरह हैं, उन सबके जो ऑफिसर्स वगैरह हैं वो सब बैठेंगे और फिर वो बैठ के डिसाइड करेंगे कि कैप्टन हियर से का क्या करना है, और मिलिट्री पुलिस को यह बात मानना पड़ेगी। तो यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आ रही है कि जब सिपाहियों के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं, और जब आपकी सुपीरियर जितने भी थे, आपकी सीनियर अथॉरिटीज को सब निपटा चुके हो, जितने भी यूरोपियन अथॉरिटीज थी आप सबको निपटा चुके हो, तब एक पंचायत बैठाई जा रही है मसले सॉल्व करवाने के लिए। इस तरीके की जो पंचायतें हैं इनका डिस्क्रिप्शन आपको और भी देखने को मिलता है। एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था चार्ल्स बॉल। 1857 की अपराइजिंग के ऊपर जितना भी इतिहास लिखा गया है, तो सबसे शुरुआती जो इतिहास लिखा गया था उनमें से एक व्यक्ति ये थे जिन्होंने इसके पर्टिकुलर इवेंट को रिकॉर्ड किया था या इसके बारे में बातचीत करी थी। तो इनका कहना यह है कि ये जो अपराइजिंग हुई है उसमें जो ये पंचायत का जिक्र आया है, ये इस तरीके की पंचायतें आम थी, इस तरीके की पंचायतें बहुत लगा करती थी, और ये रात के वक्त में जो है सिपाहियों की जो आपके रहने की जगह है, जिसको सिपाही लाइंस बोला जाता था, खासतौर पर कानपुर की जो सिपाही लाइंस थी, यानी कि कानपुर में सिपाहियों के रहने के जो आपके क्वार्टर्स वगैरह थे, वहां पर रात के वक्त में इस तरीके की पंचायतें खूब लगा करती थी। अब इस तरीके की पंचायतों का होना, या फिर इस तरीके की पंचायतें जो लगातार हो रही हैं, और उसी तरीके की एक पंचायत लगाकर मिलिट्री पुलिस और 41st नेटिव इन्फेंट्री के बीच में अगर एक विवाद बन रहा है, तो उसको सुलझाने का अगर फैसला किया जा रहा है और दोनों पक्ष मान रहे हैं कि पंचायत ने जो बोला हम लोग उस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एक इंडिकेशन है कि बहुत सारे डिसीजंस जो हैं कलेक्टिवली लिए जा रहे थे, बहुत सारे जो फैसले हैं कलेक्टिवली लिए जा रहे थे। और
और इस बात को इमेजिन करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि अलग अलग आपकी सिपाही लाइन में अलग अलग जो यूनिट्स के सिपाही हैं वो सब लोग साथ में बैठ रहे हैं और आगे का डिसाइड कर रहे हैं कि अपने को करना क्या है क्या नहीं करना। यहां से एक बात समझ में आ रही है कि सिपाही बहुत पहले से जो है इस रिवोल्ट की प्लानिंग कर रहे थे। ये 2-4 दिन में हुआ कोई मजाक नहीं है कि आपने पूरे के पूरे नॉर्थ से आपका अंग्रेजों को साफ करके रख दिया। इसको बहुत आराम से शांति के साथ में प्लान किया गया था। कानपुर की सिपाही लाइनों में रात के वक्त में होने वाली ये जो पंचायतें हैं जिसको हर सिपाही या हर फौजी मान रहा है, हर यूनिट मान रही है, और उस पर बिजनौर में जो चीज हुई थी, बिजनौर का जो आपका सहारनपुर में जो आपका तहसीलदार था उसके द्वारा यह कहना कि इस बार जो आपका कमांड है वो एक केपेबल हाथ में और हम लोग अवध में जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं 1857 की म्यूटिनी, 1857 का रिवोल्ट किसी के दिमाग की उपज है, किसी ने प्लान किया था। ये एवं ही मजाक में या फिर एक गुस्से में की गई चीज नहीं है, इसकी बाकायदा बेटर बहुत बढ़िया वेल प्लानिंग और वेल कोऑर्डिनेशन किया गया था। तो ये जो लास्ट लाइन आ रही है कि इट इज नॉट डिफिकल्ट टू इमेजिन देम सिटिंग टुगेदर टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर, कि सिपाही सब साथ में बैठे हुए हैं, पंचायतें लगा रहे हैं और बैठ के डिसाइड कर रहे हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना, ये इमेजिन करना मुश्किल नहीं है। इसके कुछ एविडेंसेस भी हैं, इसके कुछ अपने रीजंस भी हैं कि आपको ये बात मानना पड़ेगी। वो ये है कि सारे के सारे सिपाही जो थे उनकी कॉमन लाइफस्टाइल थी, चाहे वो किसी भी यूनिट से आते हो, आर्टिलरी से हो, इन्फेंट्री से हो, कैवलरी से हो, कुछ और काम करते हो, जो भी आप यूनिट वगैरह से आते हो डजंट मैटर, मगर आप सबको सिपाहियों की सिपाही लाइंस में रहना है, यानी कि आपके सबके क्वार्टर एक जैसे हैं, आपकी जिंदगी जो है वो लगभग एक जैसी है, आपकी लाइफस्टाइल जो है एक तो एक जैसी है। तो एज सोल्जर्स आप चाहे किसी भी यूनिट में काम करते हो, आपकी लाइफस्टाइल एकदम कॉमन है, सबके सब एक जैसी जिंदगी जी रहे हो, पहली चीज। तो एक ब्रदरहुड जो है अपने आप बनी जाता है। दूसरा ये कि मैक्सिमम लोग जो थे वो या तो एक ही कास्ट से आते थे या फिर सेम रीजन से होते थे या रिलीजन से होते थे, किसी ना किसी एक तरीके से बॉन्डिंग हो जाती थी। कास्ट के बेसिस पे लोगों की बॉन्डिंग बड़े लेवल पर हो जाती थी, या फिर यार तुम तो उस क्षेत्र से आते हो, मैं भी उसी के आसपास के गांव का हूं, अपन तो यार साथ साथ के लोग हो गए। तो इस तरीके से आपने रीजन के बेसिस पे जोड़ लिया या रिलीजन के बेसिस पे कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो उसके बेसिस पर आपका एक ब्रदरहुड वगैरह बन गया। तो सिपाही वगैरह जो है उनके आपस में जो है इस तरीके से वो एक दूसरे के साथ में आते चले गए, एक दूसरे के साथ में इकट्ठा होते चले गए, एक दूसरे के साथ में इनका जो उठना बैठना था वो बहुत ज्यादा कॉमन होता चला गया। तो ये चीज की सिपाही बैठ रहे हैं, बकायदा पंचायतें लग रही हैं, प्लानिंग हो रही है, ये डिसाइड किया जा रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होना, रिवोल्ट होना करना पड़ेगी, ये सब मुश्किल नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि ये रिवोल्ट किसने प्लान किया था और ये रिवोल्ट कैसे प्लान किया गया था, तो दोनों के जवाब यहां पे काफी हद तक मिल जाते हैं। कैसे प्लान हुआ था ये तो अब दिख ही रहा है, पंचायतें लगा लगा के फैसले हो रहे हैं। और किसने प्लान किया था? सिपाहियों ने खुद प्लान किया था, या सिपाहियों में जो आपकी लीडरशिप स्किल रखने वाले आपके कुछ सोल्जर्स वगैरह थे उन्होंने प्लान किया था। दूसरे शब्दों में इस पर्टिकुलर लेक्चर को मैं इसी के साथ में खत्म करूंगा, इसी पर्टिकुलर फैक्ट के साथ में, कि हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सिपाही जो थे दे वर द मेकर्स ऑफ देयर ओन रेविलियन। सिपाहियों ने खुद बैठकर ये जो रिवोल्ट है उसको प्लान किया था, इसके लिए बाहर से कोई और शक्ति ने आके उनको मोटिवेट नहीं किया। जो इवेंट्स वगैरह चल रहे थे उसके बेसिस पे गुस्सा आया होगा, इरिटेशन होगा, जो भी चीजें रही हो, मगर सिपाहियों ने ये रिवोल्ट खुद प्लान की थी और किस तरह से की थी वो हम लोगों ने देख ही लिया है। तो सिपाहीज वेर मेकर्स ऑफ देयर ओन रेबेलियन। अब अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आप समझाएं कि किस तरीके से हुआ था, तो ये सारी कहानी आपको बतानी पड़ेगी शॉर्ट में, या जैसे भी आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो ये सारी बातें या सारे पॉइंट्स वगैरह आपको डिस्क्राइब करना। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आज के सेशन में हम लोगों ने ये देखा है कि आपका जो 1857 का रिवोल्ट है वो कैसे शुरू हुआ और कैसे वो स्प्रेड होते चला गया नॉर्थ के इलाकों में, किस तरीके से वो एक आग की तरह फैला और नॉर्थ इंडिया से उसने ब्रिटिश एम्पायर को साफ करके रख दिया। जैसा कि अंग्रेज अफसर्स ने खुद कहा है कि ताश के पत्तों की तरह ब्रिटिश एम्पायर जो इतने कई सौ सालों में बनाया था वो ताश के पत्तों की तरह यूं ढह गया। तो ये सारी चीजें कैसे हुई हम लोगों ने वो देखी। उसके बाद कुछ जो क्रूशियल सवाल थे कि आखिर किसने ये रिवोल्ट प्लान करी और कैसे प्लान हुई, हम लोगों ने उसको थोड़ा समझने की कोशिश करी, कुछ इवेंट्स वगैरह की मदद से, कुछ टर्म्स वगैरह भी समझे कि रिवोल्ट और म्यूटिनी में क्या फर्क होता है। एंड लास्ट में हम लोगों ने इस बात के साथ में कंक्लूड किया है कि हमारे जो सिपाही थे दे वर द मेकर्स ऑफ देयर ओन रेबेलियन, उन्होंने खुद ये म्यूटिनी प्लान की थी और उसको कोऑर्डिनेट किया था। वो सारी चीजें अब हम लोगों ने देखकर खत्म करी है। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें जो इसके फिर लीडर्स वगैरह हैं इस रिवोल्ट के, जो आगे चलकर इसके लीडर्स निकल कर आए, सिविलियंस ने किस तरह से ज्वाइन किया और उसके फिर क्या कंसिक्वेंसेस वगैरह हुए, किस लीडर ने क्यों ज्वाइन किया, किसकी क्या मजबूरी थी, किसके क्या मोटिव्स थे, सारी चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सो बाय दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई वुड बी टेकिंग लीव ऑफ यू ऑल फाइन जेंटलमैन एंड लेडीज। अच्छा, खत्म करने के पहले
मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएं। यहां पर आपको क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सारा एजुकेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहें, जिससे भी पढ़ना चाहें, सारा जो चीजें एक्सक्लूसिवली आपको यहाँ पे बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। एंड तो जो भी सब्जेक्ट आप चाहते हैं उसे पढ़ें, नॉलेज गेन करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं होता, नॉलेज इज़ द बिगेस्ट वेपन। तो जितना आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं करें, जितना ज़्यादा आप बेटर अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं करते चले जाएँ, और अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए नॉलेज लेकर आएँ, देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करें और एक अच्छे इंसान के तौर पर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। इसी नोट पर आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद।